साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्स की 2020 के तहत इसका सेकंड पार्ट में हम लोग 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे जो आपके आगामी पीसीएस 2020 और जो 66वीं बीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल या शॉर्ट में NPC। इसकी स्थापना आपकी होती है 1958 में 1958 में, और किसके तहत? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के तहत एक स्वायत्त परिषद के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह इस परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि यह पूरा जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो यह NPC है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, यह एशियाई उत्पादकता संगठन अर्थात APO का घटक है। और यह जो एशियाई उत्पादकता संगठन है, इसकी स्थापना होती है 11 मई 1961 को, मतलब इससे पहले ही आपका NPC का गठन हो चुका था। और एशियाई उत्पादकता संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जापान की राजधानी टोक्यो में है, और इसमें कुल 20 सदस्य देश शामिल हैं, जैसा कि आपको पता है कि भारत भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। तेलंगाना की स्थापना जो है ये 2 जून 2014 को की गई थी, और कुछ समय पहले इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो तेलंगाना के संबंध में याद रखिएगा जेंटलमैन समझौता 1956। यदि पूछा जाए कि जेंटलमैन समझौता किससे संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश के गठन से पूर्व यह समझौता किया गया था तेलंगाना को लेकर के। तो जेंटलमैन समझौता आंध्र और तेलंगाना के संबंध में है। आगे चलते हैं। स्पीक मैक जिसका पूरा नाम है आपका सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल एमंगेस्ट यूथ, यह एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है। इसकी स्थापना 1977 में IIT दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बस इतना ही इसके बारे में याद रखिए, क्योंकि अभी इसकी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था वर्चुअली। आगे है विश्व साइकिल दिवस, यह 3 मई को मनाया जाता है। अगला है स्वदेश। तो स्वदेश क्या है? यह वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे कुशल कर्मचारियों के लिए एक कौशल मानचित्रण है। स्वदेश का यदि पूरा नाम देखें तो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो यह एक प्रकार से कौशल मानचित्रण इसलिए किया जा रहा है कि जो प्रवासी जो विदेश में काम कर रहे थे, कोविड-19 की वजह से वापस आए हैं, यदि वो उनमें कौशल है, स्किल्ड लोग हैं, तो उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा सके जिससे कि उनको यहाँ पर काम दिया जा सके। और यह जो स्वदेश कार्यक्रम है किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो इसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं। पहला है कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमिता मंत्रालय, या कह सकते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और तीसरा है विदेश मंत्रालय। आगे चलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है। इतना ही आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फास्ट का पूरा नाम है 500 मीटर ऑपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप। तो फास्ट क्या है? एक टेलीस्कोप है, और कहाँ का है? चीन का टेलीस्कोप है, और यह एलियन के संकेतों की खोज के लिए इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चीन के गुइजोंग प्रांत के पिंगटांग काउंटी में, और यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। इसे आई ऑफ हेवन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। कोविड-19 टेक्नोलॉजी SS पूल या C-टैप। तो इसको जो है WHO ने, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। इस पहल की पेशकश जो है सबसे पहले कोस्टारिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो के द्वारा की गई थी। इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी होगी वो सभी देशों के लिए, मतलब सभी देश उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत बनाया गया, और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। आगे देखें। एंटीफा यदि पूछा जाए कि एंटीफा क्या है, तो एंटीफा जो है एक फांसीवाद विरोधी का लघु रूप है, या एंटी फासिस्ट का लघु रूप है। यह फार लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स के लिए एक सामूहिक शब्दावली है, जो वामपंथ से संबंधित जो मूवमेंट होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस समूह को अभी हाल ही में, जब अमेरिका में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे एक अश्वेत व्यक्ति के मार दिए जाने पर, तो इसको आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और क्योंकि अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र, क्योंकि इनका कहना था कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें इन लोगों का भी हाथ है। तो बस इतना याद रखिए कि एंटीफा क्या है। आगे चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, सबसे पहले बात यह याद रखिएगा कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसको वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है।
और यह वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, एक बार जनवरी में, एक बार जून में। और यदि वर्ल्ड बैंक की अन्य रिपोर्टों की बात करें तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे चलते हैं, चांगपा समुदाय के बारे में बात करें तो चांगपा समुदाय जो है ये लद्दाख के चांगथांग इलाके में रहते हैं। ये चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि जो चाइनीज सैनिक भारत की सीमा में घुस आए थे, इस इलाके में भी घुस आए थे, तो उसी समय यह समुदाय जो है चर्चा में आया था। तो ये लद्दाख के चांगथांग इलाके में रहते हैं और ये खानाबदोश जनजाति है और ये आजीविका के लिए मवेशियों को पालते हैं और उसमें पश्मीना जो बकरियां होती हैं वो इन्हीं के द्वारा पाली जाती हैं। पश्मीना बकरियां जिनके रेशे से पश्मीना शाल बनाई जाती हैं और पश्मीना बकरियों को चांगथांगी बकरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। तो यह अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट जो है DRDO के द्वारा बनाया गया है, यह एडवांस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का प्रयोग करके। आगे चलते हैं, कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यह कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, तो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को महत्व देने के लिए यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यह विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही है वह जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी रही है और इसकी मेजबानी जो है कोलंबिया एवं जर्मनी के द्वारा की गई है। हर वर्ष जब ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो किसी न किसी देश के द्वारा मेजबानी की जाती है। तो इस बार की 2020 की जो मेजबानी है कोलंबिया एवं जर्मनी को प्राप्त थी और इसका आयोजन जो है यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। और इस बार के आयोजन के अवसर पर जो है एक पहल जिसका नाम है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन नामक पहल जो है यूनेप के द्वारा चालू की गई है। ये डिकेड कब से कब तक रहेगा, 2021 से 2030 तक के लिए। और इसके अलावा याद रखिएगा, जब हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो भारत में 4 जैव विविधता संबंधित 4 हॉट स्पॉट हैं। अब ये 4 हॉट स्पॉट कौन सा, इनके नाम याद रखिएगा। पहला है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और तीसरा है आपका सुंडालैंड क्षेत्र जो निकोबार द्वीप समूह वाला इलाका है। इसके अलावा इसी में याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी जैव विविधता दिवस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इस अवसर पर इन्होंने जो भारत के स्तर पर नगर वन विषय पर फोकस किया और इसी के तहत जो है वारजे शहरी वन क्षेत्र जो है स्थापित किया गया है। 2015 से इसको स्थापित किया जा रहा है और यह वारजे शहरी वन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में 40 एकड़ में जंगल विकसित किया गया है। और इसी प्रकार से आगे जो है आगे चल करके अगले 5 वर्षों में 200 जगहों पर मतलब 200 विभिन्न शहरों में जो है इस प्रकार के नगर वन स्थापित करने की शहरी नगर वन स्थापित करने की योजना है। इसी के साथ ही आप याद रखिएगा मार्पोल कन्वेंशन के बारे में भी। तो मार्पोल कन्वेंशन जो है यह किससे संबंधित है, यह जहाज़ों के परिचालन या उनके आकस्मिक कारणों से होने वाले प्रदूषण, मतलब जैसे जहाज़ टकरा जाते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, या डूब जाते हैं तो जो तेल वगैरह होते हैं उससे लीक होता है, तो जो प्रदूषण होता है उसकी रोकथाम के संबंध में यह मार्पोल कन्वेंशन है। और कब किया गया था, 2 नवंबर 1973 को किया गया था। और मार्पोल कन्वेंशन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, उसके बाद इसके जगह पे मार्पोल प्रोटोकॉल आ गया था 1978 में। इसके साथ ही आप याद रखिए IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। अगला है PM स्वनिधि योजना, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। यह जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजना है, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये तक का 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा। और यह योजना जुलाई 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक जारी रहेगी। और इस योजना से संबंधित कौन है, किसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा, तो सिडबी के द्वारा। मतलब सिडबी ही अलग अलग बैंकों को इसके लिए फंड प्रोवाइड कराएगी। तो सिडबी जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और यह एक सांविधिक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर आपके लखनऊ में है। आगे चलते हैं, RTI एक्ट 2005 की बात करें तो RTI एक्ट 2005 जो है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और इसकी धारा 2H जो है वो सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में यह चर्चा में इसलिए आया था कि जो PM केयर्स फंड है उसके लिए उसके जो फंड था उसको फंड कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं और कितना फंड कहाँ से आया है, इसके बारे में सूचना मांगी गई थी RTI एक्ट के तहत। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि जो PM केयर्स फंड है वो RTI एक्ट 2005 की धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए उसके संबंध में जवाब नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा
पीएम केयर्स फंड की स्थापना तो 2020 में हुई है। इसके पहले भी एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष रहा है, पीएमएनआरएफ। इसकी स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। आगे चलते हैं इबोला प्रकोप। इबोला प्रकोप की बात करें तो यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पश्चिम भाग में 2 वर्ष बाद फिर से इसका प्रकोप फैला है। अब यदि इबोला की बात करें तो इबोला एक वायरस रोग है और ये कौन सा वायरस है तो फाइलो वायरस है। इसका वाहक जो होता है फ्रूट बैट चमगादड़ होता है और यह वायुजनित संक्रमण नहीं है। त्रिपोली की बात करें तो त्रिपोली जो है लीबिया का शहर है एवं राजधानी है, जिसे हफ्तार उग्रवादियों से मुक्त कराया गया है। तो चूंकि हफ्तार उग्रवादियों से मुक्त कराया गया, इसी वजह से त्रिपोली चर्चा में आया था। तो याद रखिएगा त्रिपोली लीबिया का शहर है। और लीबिया की यदि बात करें, आप इसको यदि मानचित्र में देखेंगे तो ये उत्तरी अफ्रीका का देश है लीबिया। और इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे, इसके पड़ोस में कौन से हैं तो ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, चाड है, मिस्र है। और एक तरफ उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो यह भूमध्य सागर से भी अपनी सीमा साझा करता है, मतलब ये स्थलबद्ध देश नहीं है। तो इसको एक बार आप मैप में भी देख लीजिएगा। अगला है महिला एशियन कप 2020। तो याद रखिएगा इसकी जो मेजबानी है वो भारत को दी गई है और भारत दूसरी बार महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा। पहली बार 1989 में इसने की थी, 1979 में। अगला है रूसी भाषा दिवस। यह 6 जून को मनाया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, रूसी, चीनी मतलब मंदारिन, स्पेनिश और फ्रेंच। तो ये क्या है, अलग अलग तिथियों को यूएन के द्वारा अलग अलग भाषा दिवस मनाया जाता है। अभी जैसे रूसी भाषा दिवस है तो 1 तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाएगा, अरबी भाषा दिवस मनाया जाएगा। तो ये सब याद रखिए कि इसको मनाता कौन है तो यूएन के द्वारा मनाया जाता है और यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। आगे चलते हैं वासु चटर्जी। तो याद रखिएगा वासु चटर्जी का भी हाल ही में निधन हुआ और यह एक फिल्मकार थे। अगला है ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन। तो ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको वर्चुअली जो है संबोधित किया गया है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसके द्वारा यह ब्रिटेन में इसका पूरा आयोजन किया गया, इसकी स्थापना 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं के द्वारा मिलकर की गई थी। और इसके अलावा यदि भारत में बात करें तो भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1958 में हुई थी और इसी के टीकाकरण के तहत जो है एक और कार्यक्रम लॉन्च किया गया, मिशन इंद्रधनुष, दिसंबर 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए। और इसके बाद 2019 में फिर से इसको एक दूसरे नाम से लाया गया, तीव्र मिशन इंद्रधनुष। मतलब कि जो लोग छूट गए, जो बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं छूट गई हैं, उनको मतलब पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य के साथ इसको लाया गया और इसमें लक्ष्य था कि 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं मालाबार नौसैनिक अभ्यास। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास त्रिदेशीय मतलब 3 देशों के मध्य में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। तो सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि यह नौसैनिक अभ्यास है और 3 देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान। सबसे पहले यह 2 देशों के बीच भारत और अमेरिका के मध्य होता था 1992 से जब यह प्रारंभ होता तो भारत और अमेरिका के बीच। 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया और अभी वर्तमान में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया के संबंधित 2 आपके युद्धाभ्यास हैं। पहला है ऑसिन इंडेक्स, यह भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा पिच ब्लैक अभ्यास। तो पिच ब्लैक अभ्यास यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर की सेनाएं, जो एयरफोर्स सेनाएं हैं, वो शामिल होती हैं। तो याद रखिएगा आपका आयुष इंडेक्स जो है ये आपका नौसैनिक वाला है और पिच ब्लैक जो है ये एयरफोर्स वाला है। और भारतीय वायुसेना पहली बार 2018 में इसमें शामिल हुई थी, पहली बार। और यह द्विवार्षिक आयोजन होता है। 2020 में इसका आयोजन होना था परंतु कोविड-19 की वजह से यह रद्द हो गया। तो भारत अभी तक एक ही बार इसमें शामिल हुआ, 2018 में पहली बार। आगे चलते हैं द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में हम लोग ट्यूलिप कहते हैं। तो इसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। यह स्नातक स्तर की शिक्षा वाले छात्रों के लिए यह इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मतलब जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है। और इसके तहत जो है 8 सप्ताह से 1 वर्ष तक का इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाएगा। और इसको लॉन्च किसने किया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मध्य जो है इसको 5 वर्ष के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में, मतलब 5 वर्ष तक इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। और आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना जो है नवंबर 1945 के अंतर्गत की गई थी, नवंबर 1945 में। और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव के संबंध में एक
खबर आई थी, यह कहाँ पे हुई थी? तो यह रूस के अंबरनाया नदी में, रूस के अंबरनाया नदी में, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। तो इस नदी में यह जो तेल रिसाव हुआ है, ठीक है, इस नदी में, उसकी वजह से वहाँ इस स्थान पर आपातकाल की घोषणा रूस के द्वारा की गई है। यहाँ पर जहाँ पे तेल रिसाव हुआ है, इस नदी के किनारे नोरित्स नामक नगर है, जो आर्कटिक सर्किल के ऊपर आता है। यहीं पर नोरित्स नगर के बिजली संयंत्र का जो ईंधन टैंक था, वो ईंधन टैंक क्या हुआ? गिर गया, और उस ईंधन टैंक में जो फ्यूल था वो बह करके नदी में पहुंच गया। और यह रूस की दूसरी बड़ी तेल रिसाव की घटना है, पहली बार 1994 में हुई थी। इसके अलावा इसी से संबंधित है परमाफ्रॉस्ट, चूँकि यह जो बिजली संयंत्र था, चूँकि आर्कटिक क्षेत्र यहाँ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, तो ये परमाफ्रॉस्ट नामक जो सतह होती है उस पर यह स्थित है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ये मृदा, चट्टान और हिम के साथ पाए जाते हैं। मतलब चूँकि यहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो जो चट्टान, जो एक तरीके से जो सरफेस होता है, उसमें मृदा होगी, चट्टान होगी और हिम, और ये एक साथ जुड़े होते हैं। तो जब गर्मी बढ़ती है वहाँ पे, तो क्या होगा? ये हिम पिघलेगा, और जब हिम पिघलेगा तो जो एक तरीके से वो सीमेंट का काम करता है जोड़ने का, वो वहाँ की मृदा क्या होती है? ढीली होती है, और इस तरीके से टूटने की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा आर्कटिक परिषद के बारे में। आर्कटिक परिषद जो है, ये अंतर सरकारी फोरम है। इसकी स्थापना 1996 में, कब? 1996 में ओटावा घोषणा के तहत की गई थी, और इसमें 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य कौन से हैं? जो आर्कटिक सर्किल जो है, ये आर्कटिक वाला इलाका जो इससे सीमा साझा करते हैं। इसमें 8 देश हैं आपका: रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। तो याद रखिए कि यही केवल 8 हैं। और भारत को इसका पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था किरुना घोषणा के माध्यम से, ठीक है। अन्य कई भी देश जैसे चाइना वाइना भी इसके पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखिए भारत को भी पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया किरुना घोषणा के माध्यम से। और यह जो आपका किरुना घोषणा, या कह सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आर्कटिक परिषद का, तो ये नॉर्वे के ट्रोम्सो में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, CSE, वर्ष 2019 में भारत में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 50 लाख विस्थापित हुए, जो कि विश्व में सर्वाधिक। मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में भारत में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 50 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, मतलब आंतरिक ही विस्थापित हुए हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। तथा 2019 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले कुल आंतरिक विस्थापन में भारत 5वें नंबर पर है। इतना बात याद रखिएगा। यदि CSE के बारे में बात करें, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है, और यह पर्यावरणीय मुद्दों संबंधित एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं समर ट्रीट्स अभियान। तो समर ट्रीट्स अभियान जो है, यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत जो है, ये WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। किसको? ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। आगे चलते हैं राजीव टोपनो। तो राजीव टोपनो जो है, इनको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और राजीव टोपनो जो है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये निजी सचिव थे। आगे चलते हैं मेरा वेतन मोबाइल ऐप जो है, यह एक सैलरी ट्रैकर है, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, वो अपने वेतन से संबंधित चीज़ों को ट्रैक कर सकें। अगला है KFON परियोजना। KFON जो है, ये केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसका पूरा नाम है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। यह एक ब्रॉडबैंड परियोजना है। इस परियोजना को लाने का उद्देश्य है कि गरीबों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की जाए। और गरीबों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और इसके साथ ही इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भी पहला राज्य केरल ही है। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं यमन संकट के बारे में। तो यमन संकट के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे जो विद्रोही ग्रुप है, उसका नाम क्या है? हाउथी विद्रोही। अब हाउथी विद्रोही जो है, इसका समर्थन कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। जबकि इसके विरोध में कौन है? सऊदी अरब जो है इसका विरोधी है। यमन जो है, इसकी राजधानी की बात करें तो सना है। और यमन का ही, यदि आप अरबियन उसमें सी में देखेंगे, अरब सी में, तो वहाँ पर एक द्वीप है, सोकोत्रा द्वीप। तो सोकोत्रा द्वीप किसका है? यमन का ही है। और यदि मानचित्र में देखें तो यमन के जो पड़ोसी देश हैं कौन से? सऊदी अरब और ओमान इसके पड़ोसी देश हैं।
आगे चलते हैं भारत भूटान पर्यावरणीय समझौता के बारे में। तो यह जो समझौता हो रहा है यह हस्ताक्षर की तारीख से 10 वर्षों तक लागू होगा। इससे पहले भी एक समझौता हुआ था 11 मार्च 2013 को, जो कि 10 मार्च 2016 को समाप्त हुआ है। तो उसी के लिए एक अगला समझौता किया जा रहा है जो कि जिस दिन हस्ताक्षर होगा उससे 10 वर्षों तक लागू रहेगा। तो याद रखिएगा भारत ने किससे पर्यावरण समझौता किया? भूटान के साथ। इसी में बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्योंकि भारत की तरफ से हस्ताक्षर कौन करेगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। CPCB यह एक सांविधिक संगठन है और इसका गठन जो है वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत 22 सितंबर 1974 को किया गया था। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है इसको शक्तियां एवं कार्य जो हैं वो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदान की गई हैं। आगे चलते हैं सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP। इस सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1985 से लेकर के 1990 तक रहती है, इसके दौरान मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको प्रारंभ किया गया था। और यह 17 राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कार्य करती है। ठीक है, मतलब जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है बॉर्डर साइड में, वो कार्य जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। आगे चलते हैं कोहाला जल विद्युत परियोजना। तो कोहाला जल विद्युत परियोजना को POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है और इसको चाइना के द्वारा समर्थित किया जा रहा है। और यह CPEC अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत इसको चाइना जो है समर्थित कर रहा है। और भारत जो है इस पर आपत्ति कर रहा है क्योंकि यह POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अवस्थित है, तो इसलिए भारत इस पर आपत्ति जता रहा है। और यह कोहला जल विद्युत परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाई जा रही है। इसके अलावा CPEC के बारे में थोड़ी बात करें, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, तो इसके तहत चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है, जिससे कि चाइना की जो पहुंच है वो सीधे आपके अरब सागर तक हो जाएगी। इसके अलावा झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है बितिस्ता है। यह जो है ग्रेटर हिमालय के शेषनाग झील के समीप बनिहाल दर्रे के समीप से यह निकलती है। बनिहाल दर्रा है उसके समीप शेषनाग झील है, वहाँ से यह निकलता है। और झेलम नदी पर ही बूलर झील भी अवस्थित है। इसके अलावा इस परियोजनाओं की बात करें तो भारत की तरफ से जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उसमें तुलबुल, मेघना, उरी, किशनगंगा परियोजना प्रमुख हैं। आगे चलते हैं भुगतान अवसंरचना विकास कोष या पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF। यह जो है इस कोष की स्थापना RBI के द्वारा की गई है 500 करोड़ रुपए के फंड के साथ। इसका उद्देश्य जो है डिजिटल भुगतान को, मतलब जो आपके Tier 3 और Tier 4 शहर हैं तथा जो पूर्वोत्तर के शहर हैं वहाँ पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। अभी इस जो 500 करोड़ है इसमें से 250 करोड़ रुपया जो है वो RBI दे रहा है और 250 करोड़ रुपया जो है वो कार्ड जारी करने वाले बैंक और प्रचालित कार्ड नेटवर्कों के द्वारा दिया जाएगा। आगे चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो इसका 51वां मतलब 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 में होगा और इसकी थीम क्या रहेगी? द ग्रेट रीसेट। और शिखर सम्मेलन का जो नाम दिया गया वो है यूनिक ट्विन समिट। और याद रखिएगा यह कहाँ पर होता है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है और इसकी स्थापना जो है 1971 में की गई थी और इसके द्वारा कई सारी रिपोर्टें जारी की जाती हैं। तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि रिपोर्ट में कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट यदि इसमें ग्लोबल लगा हो तो पूरी संभावना है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाएगी। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सारे के सारे जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसमें 153 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत को 112वीं रैंक मिली है। मतलब बहुत ही खराब एक तरीके से कह सकते हैं रैंकिंग है। तो 112वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है और पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड है। तो याद रखिएगा जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 112वीं रैंक है, पहले नंबर पे आइसलैंड और सबसे लास्ट 153 पर यमन है। इसके अलावा यह ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी जारी करता है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक मतलब ग्लोबल, तो यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे चलते हैं ऑनलाइन नमीशा 2020। तो यह ऑनलाइन नमीशा 2020 है क्या? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम है। इसको ऑनलाइन माध्यम से इसको प्रारंभ किया गया। इसमें 4 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। तो याद रखिएगा ऑनलाइन नमीशा किससे संबंधित है? तो यह कला कार्यक्रम संबंधित है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा आयोजित की गई हैं। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?
29 मार्च 1954 को। आगे चलते हैं, जया जेटली समिति की बात करें तो जया जेटली समिति का जो गठन है वो महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में किया गया है, मतलब इसके संबंध में ये अपने सुझाव देंगी। और इनकी इस समिति की स्थापना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। इसमें 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आगे चलते हैं, एक पुस्तक का नाम है द इकाबोग। जो यह पुस्तक है यह जेके राउलिंग की पुस्तक है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ICKABOG। आगे चलते हैं, गैरसैंण जो जगह है या शहर है, यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया गया है, ठीक है। ऐसे वहाँ की राजधानी क्या है, देहरादून है, तो वहाँ की दूसरी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई गैरसैंण को बनाया गया है। आगे चलते हैं, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है इस बार, खाद्य सुरक्षा, सभी का अधिकार, फूड सेफ्टी, एवरीवन्स बिजनेस। और पहली बार इसका आयोजन जो है 2019 में किया गया था। किसके द्वारा किया जाता है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली के राजधानी रोम में। इसके अलावा जो WHO है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही वो क्या है, नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। और WHO जो है इसमें 2 पार्ट होते हैं या इसके 2 अंग होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एक होता है विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 34 सदस्य होते हैं, 34 सदस्य होते हैं और इस बार जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भारत जो है 14 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है और 14 जनवरी को WHO का सदस्य बन गया था, मतलब इसकी स्थापना से पहले ही, मतलब इसके संस्थापक सदस्यों में यह शामिल रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत में जो चेचक बीमारी, इसका उन्मूलन 1977 को ही किया जा चुका है और पोलियो का उन्मूलन 2014 में किया जा चुका है। आगे चलते हैं, स्पंदन अभियान। स्पंदन अभियान जो है छत्तीसगढ़ सरकार की है। किस लिए है, तो स्पंदन अभियान जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहाँ के पुलिसकर्मियों से संबंधित जो आत्महत्या और भातृघात की घटनाओं हैं, मतलब ड्यूटी पे ही क्या करते हैं कि टेंशन में अपने सहकर्मी को गोली मार देते हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको कम करने के लिए यह अभियान लाया गया है। आगे चलते हैं, विश्व महासागरीय दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वह है एक सतत महासागर के लिए नवाचार। अब यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें जिसमें 17 गोलों को बताया गया, उसमें तो गोल नंबर जो 14 है वो कहता है कि वह जो है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उपयोग से संबंधित है। तो महासागरों के विकास संबंधित कौन सा गोल है, 14वां है। इसके अलावा कुछ और जो SDG के जो गोल हैं जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखिएगा। जैसे SDG का गोल नंबर 1 जो है यह गरीबी संबंधित है, जो 2 है वह भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि संबंधित है, और तीसरा स्वास्थ्य संबंधित, चौथा शिक्षा संबंधित है, 5वां लैंगिक समानता संबंधित है और 6ठा जो है स्वच्छता एवं पानी की सुनिश्चितता से संबंधित है। आगे बात करते हैं नगर वन योजना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन जो है स्थापित किए जाएंगे तथा इसके अलावा मंत्रालय ने अर्थात पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है उसके रूप में नगर वन को अपनाया है। और इस योजना की जो शुरुआत है ये 2015 में हुई थी पुणे से और अभी यह पूर्ण तरीके से विकसित हो गया है और पहला जो नगर वन है भारत का वो वाइजे शहरी वन क्षेत्र है जो कि पुणे में स्थित है। इसके अलावा इसके लिए जो फंडिंग आएगी वो फंडिंग कहाँ से आएगी, तो फंड जो है वो क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 जिसे कैंपा भी कहते हैं, इसकी निधि का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। आगे चलते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 या EPI 2020, इसको येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से विकसित किया गया है। यह द्विवार्षिक सूचकांक है। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 168वीं है, 180 देशों में 168वीं है, जबकि यदि 2018 इसके पहले वाली रिपोर्ट में देखा तो 177 था, मतलब 9 अंकों का भारत ने सुधार किया है। पहले नंबर पे डेनमार्क है और दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है। याद रखिएगा, पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे लग्जमबर्ग और भारत 168वें पे है। पिछली बार 177वें पे थे, 9 अंकों का सुधार हुआ है।
आगे चलते हैं, रिचर्ड डॉक्सिंग अवार्ड। तो रिचर्ड डॉक्सिंग अवार्ड जो है यह जावेद अख्तर को प्रदान किया गया और जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जिनको यह रिचर्ड डॉक्सिंग अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं उड़ीसा का राज्यगान के बारे में। तो उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्यगान के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ के जो विधानसभा है उसने इसको पास किया है। तो वंदे उत्कल जननी कहाँ का राज्यगान है? राज्यगान है उड़ीसा का। और इसके गीतकार कौन रहे हैं? तो कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने 1912 में इसको लिखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 पूरे करंट अफेयर को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।